बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार वर्ण बने, उन्हीं प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बने। हमने ये पहले ही जाना था। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। आइए जानते हैं क्या होते हैं ये शब्द विचार। शब्द मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा के प्रयोग के लिए भाषा के उचित रूप को जानना बहुत ही आवश्यक है। भाषा का निर्माण शब्दों के बिना असंभव है। हमने भाषा का एक चरण तो पार किया था, वर्ण का, क्योंकि जब तक हमें वर्णों की जानकारी नहीं होगी, ध्वनियों की जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें आगे भाषा की जानकारी नहीं मिल पाएगी। भाषा बोलने के लिए शब्द बनाने बहुत आवश्यक है और शब्दों के निर्माण के लिए ध्वनियों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का सहारा लेते हैं उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द में प्रत्येक ध्वनि का स्थान निश्चित होता है। जैसे आप एक चित्र देख पा रहे हैं, बालक बैठा है। उस बालक शब्द को बनाने के लिए हमें कितने वर्ण, किन ध्वनियों का इस्तेमाल किया हमने, वो देखते हैं। ब, आ, ल, अ, क, अ, बालक। जब हमने बालक शब्द का निर्माण करके उसका उच्चारण किया तो हमें एक एक वर्ण में अलग अलग ध्वनि पाई गई। ऐसे ही दूसरा चित्र पुस्तक का है। हम देखें, प, उ, स, त, अ, क, अ, पुस्तक। उपयुक्त दोनों शब्दों में ही कुछ विशेषताएं सामने आती हैं और वो है ध्वनियां, अर्थात ध्वनियों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं और इन्हीं से शब्द बनते हैं। अगर हम इन्हें आगे पीछे कर दें तो हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। वृक्ष, घर, गांव, सूर्य, ये सब शब्द सार्थक है। इन्हें पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में इनकी तस्वीर उभर आती है। अगर ये शब्द हम हेरफेर कर दें, आगे पीछे कर दें, तो इन शब्दों का अर्थ ही बदल जाएगा और ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अर्थात शब्द तभी बनते हैं जब वर्णों का सार्थक समूह हो। आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। प्रत्येक भाषा में असंख्य शब्द होते हैं। समय परिवर्तन के साथ इनमें नित्य नए शब्द जुड़ते रहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पे किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद।
जब छात्र कोई भी पुस्तक या शब्दकोश पढ़ते होंगे तो मन में उठने वाला स्वाभाविक प्रश्न यह होता होगा कि इतने शब्द आखिर आए कहाँ से। क्या ये शब्द केवल भारतीय भाषाओं से जुड़े हैं या विदेशी भाषाओं से। इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत को जानना आवश्यक है। अर्थात हमें ये जानना आवश्यक है कि शब्दों का निर्माण आखिर हुआ कहाँ से, वो उत्पन्न कहाँ से हुए हैं। ऐसा कौन सा स्रोत है, कौन सा जरिया है जिसके द्वारा शब्द आए और आपस में जुड़ते चले गए। हमने वर्ण विचारों में आगत ध्वनियों, आगत स्वरों के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही शब्द भी होते हैं जो भारतीय भाषा अर्थात हिंदी भाषा में आकर मिल जाते हैं। उत्पत्ति यानी कि शब्द के आने का स्रोत क्या है, उसके आधार पर भेद है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। तत्सम शब्द ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए और उसी रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इसलिए इन्हें संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, अग्नि, ये शब्द संस्कृत के हैं अर्थात तत्सम शब्द हैं और हिंदी भाषा में सम्मिलित होकर आम भाषा बनकर रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होते हैं। जैसे इस प्रकार संस्कृत भाषा को जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, इनका शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला। जो शब्द संस्कृत के शब्दों से थोड़ा रूप बदलकर बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, अर्थात ये हिंदी भाषा में आम भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अग्नि से आग बना, दुग्ध से दूध बना, सर्प से सांप बना। तद्भव और तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने तत्सम शब्द हैं जिनसे तद्भव शब्द बनकर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग हुआ। देशज शब्द यानी कि वो शब्द जो पूर्णतः ग्रामीण लोगों के यहाँ पर बोले जाते हैं और उसी प्रकार वो हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। हिंदी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बोले जाने वाले शब्द इस वर्ग में आते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, जूता, लोटा, कटोरा, रोटी, डिबिया, झटपट, थैला, खटखटाना आदि। ये वो शब्द हैं जो भारत की जनजातियों के द्वारा बोले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं, संस्कृत भाषा से भिन्न भाषा परिवारों से आए हैं, लेकिन अपने देश में बोले जाते हैं, अपने ग्रामीण जगहों पर बोले जाते हैं, इसलिए ये शब्द देशज शब्द कहलाए। विदेशी शब्द या आगत शब्द जैसे हैट, जीन्स, इत्र, खुशबू, फैशन। विदेशी शब्द का अर्थ ये कभी नहीं कि वो सिर्फ अंग्रेजी शब्दों से हो। विदेशी शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो भारतीय भाषा, भारतीय शब्द ना होकर विदेशी,
चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, रोमन हो, जर्मन हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी शब्द हो, वो हिंदी भाषा में जब सम्मिलित हुए तो उन्हें विदेशी शब्द कहा गया। इन पंक्तियों में जितने भी रंगीन शब्द हैं, ये शब्द विदेश से आए हुए, अर्थात जब सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता से पूर्व भारत गुलामी में था, यहाँ मुगलों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों ने शासन किया। उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप हिंदी में अरबी, फारसी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हुए। तब से ये शब्द विदेशी शब्द जाने जाते हैं। निम्नलिखित प्रवाह चित्र में देखा गया है अंग्रेजी, चीनी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच। ये वो शब्द हैं जिनको हम हिंदी शब्द समझकर आज तक बोलते आए हैं, और हमें ये कभी लगा ही नहीं कि ये शब्द हिंदी भाषा के ना होकर दूसरी जगहों से, दूसरी भाषाओं से आकर सम्मिलित हुए हैं। मगर रोज बोलते बोलते ये ऐसे शब्द हो गए हैं, ये हिंदी पारिवारिक शब्द ही बन गए हैं। अनुरणात्मक शब्द ये वो शब्द होते हैं जो इनकी ध्वनियों से, यानी कि एक ही ध्वनि दो बार आती, किटकिटाना, हिन हिनाना, फड़फड़ाना, फुसफुसाना, ऐसे लगता है ध्वनियां एक साथ बार बार आ रही हैं। ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनका स्रोत कहाँ से हुआ। अब हम देखते हैं रचना, अर्थात बनावट के आधार पर कि इनकी बनावट कैसे की गई है। रचना के आधार पर दो भेद है, मूल शब्द, यौगिक शब्द। मूल शब्द सामान्य मूल और रूढ़िवादी, सामान्य यौगिक और योग ऋण। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है तथा इसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि जिस प्रकार वर्णों की इकाई में जब वो सबसे छोटी ध्वनि कहलाई जाती है, उसका और कोई खंड नहीं किया जाता और वो वर्ण का एक अर्थ होता है, इसी प्रकार शब्दों के खंड करने पर भी जहां शब्द का और खंड ना किया जाए और जो शब्द उत्पत्तित हो, उसी शब्द का एक मूल अर्थ हो, तो उसे मूल शब्द कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, मकान, पंखा, आम, केला, कमीज आदि। यदि हम इन शब्दों का और खंडित करेंगे तो ये वर्ण कहलाए जाएंगे, शब्द नहीं रहेंगे और एक वर्ण का अर्थ शब्द के रूप में काम नहीं करेगा। रोटी, दाल, चावल, मेज, कुर्सी आदि ये वो शब्द हैं जो अपने आप में ही पूर्ण अर्थ साबित करते हैं। इनके साथ अगर हम और शब्द ना भी जोड़ें तो ये शब्द अपने आप में ही संपूर्ण अर्थ बताएंगे। ऋण शब्द, जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य वस्तु के लिए किया जाता है तो उसे ऋण हो जाता है। जैसे गधा शब्द का मूल अर्थ है एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े लेकर जाता है, परंतु जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम तो गधे हो, तो यहाँ गधा शब्द का अर्थ
मूर्ख हो जाता है। अर्थात जो शब्द जिसका एक अपना अर्थ है, अगर वो किसी वाक्य में सम्मिलित होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसे ऋण कहते हैं। जैसे गधे का शब्द जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं तो वो मूर्ख बन गया, जबकि हमारे लिए गधा एक जानवर है, यानी कि गधे का अर्थ है एक जानवर, किसी जानवर के बारे में बात की जा रही है। लेकिन जब हमने बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति को संकेतिक कर कर ये शब्द का प्रयोग किया गया तो वो मूर्ख बन गया। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे उल्लू एक पक्षी, गाय एक पशु। मूर्ख, मदन तो उल्लू है। सीधी, मीरा एकदम गाय है। यानी कि जब ये शब्द किसी वाक्य में व्यक्ति को संकेतित करते हुए बोले गए तो इनका अर्थ ही बदल गया। गाय जो कि एक पशु थी, एक सीधी लड़की के लिए बोला गया तो वो गाय के रूप में प्रयोग हुआ। यौगिक शब्द, ये शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इन शब्द में दूसरा शब्द मिलाकर जब बोला जाए तो ये भी अपने आप में एक अर्थ प्रस्तुत करते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े का अर्थ एक पशु हुआ। सवार यानी कि सवारी करने वाला। घुड़सवार अर्थात घोड़े की सवारी करने वाला। रसोई घर, रसोई घर। प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार इनके साथ प्रत्यय और उपसर्ग भी जोड़े गए तो भी नए शब्दों का निर्माण हुआ और इन्हें सामान्य या मूल यौगिक शब्द कहने लगे। योग ऋण, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए ऋण हो जाता है तो उसे योग ऋण कहते हैं। जैसे लंबा यानी कि किसी लंबाई के बारे में बात करना। उदर यानी कि पेट, ये एक उसका सामान्य अर्थ है। और अगर हम इनको बोल दें लंबे उदर वाला, लंबोदर अर्थात गणेश, तो यानी कि ये वो शब्द हुए जिनका अर्थ अपने मूल शब्द से अर्थ हटकर निकला गया। पीतांबर, गजानन, चारपाई, ये वही शब्द हैं जिनका अपने अर्थ से हटकर नया अर्थ निकला, नए शब्द बने। अर्थात जो यौगिक शब्द थे उनके साथ जब हमने ऋण शब्दों को जोड़ा गया तो वो बने योग ऋण। हमने ये तो जान लिया कि शब्द आए कहाँ से, उनको बनाया कैसे गया। अब हम जानते हैं हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, हम इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के रूप में करते हैं। और जहां ये शब्द इन सब में सम्मिलित होते हैं ये बन जाते हैं विकारी शब्द। परंतु अव्यय शब्दों के वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। अर्थात जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वो क्रिया शब्द वाक्य में बदल आते हैं तो इनके अर्थ उनके रूप से बदल जाते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें कोई बदलाव ही नहीं आता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि लड़का, बच्चा, कुत्ता, मेज, वह, मैं, तुम, आप,
अच्छा, बुरा, छोटा, सुंदर, जाना, पढ़ना, लिखना, करना, ये वो शब्द हैं जब हम इनको वाक्य में डालते हैं तो ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। और अधिकारी शब्द जो आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, इनका वाक्यों में सम्मिलित होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये यथासंभव वैसे ही रहते हैं जैसे इनका अर्थ है। जैसे प्रवाद चित्र के अनुसार बताया गया है, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। ये तो हुआ कि हमने शब्दों का प्रयोग कैसे किया। अब इनके अर्थ कैसे निकालें, किस शब्द का क्या अर्थ है, ये कैसे जानें। तो आइए हम जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे मित्र, निंदा, पुस्तक। अनेकार्थी शब्द जिनका एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, और ये अर्थ भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ बताते हैं। जैसे उत्तर का अर्थ दिशा भी है और उत्तर का अर्थ जवाब भी है। कल का अर्थ आने वाला कल भी है और कल का अर्थ बीता हुआ भी है, और कल को मशीन भी कहते हैं। अर्थात जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। और जबकि पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं। घर, गृह, सदन, भवन, चाहे हम उनको किसी भी रूप में बोले उनका अर्थ एक ही होगा। और अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। हमेशा छात्र अनेकार्थी और पर्यायवाची को एक समान मानते हैं, जबकि उन दोनों में बहुत अंतर है। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम या विपरीत में प्रस्तुत होते हैं। दिन, रात, शत्रु, मित्र, जीवन, मरण, सुगंध, दुर्गंध। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे के पाठों में अवश्य पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हमने पूरे पाठ में क्या क्या ग्रहण किया। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद कहलाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द उत्पत्ति के आधार पर कहलाए जाते हैं। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द अर्थ बताते हैं। शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करना है ये विकारी और अविकारी बताते हैं। वाक्यों में शब्दों के क्रम को ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। ये कैसे होगा ये हम आगे के पाठों में जानते हैं। धन्यवाद।